गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पादपों में श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने श्वसन क्रिया में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो श्वसन की जो क्रिया है, इस क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से बाह्य और आंतरिक कारक हैं जिनकी वजह से इस क्रिया की दर में वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग रेस्पायरेशन। देखिए, श्वसन की क्रिया को कई कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। इन कारकों में कुछ कारक वातावरण से संबंधित होते हैं, अर्थात इनको हम कह सकते हैं बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारक। दूसरे ऐसे कारक होते हैं जो पादप की आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं। तो ऐसे कारकों को हम आंतरिक कारक या पादपीय कारक कहते हैं। तो यहां हमने ये जो श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको दो श्रेणियों में बांटा है। एक तो है बाह्य कारक, अर्थात बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरे होते हैं आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। बाह्य कारक जो होते हैं इनको पर्यावरणीय कारक भी कहते हैं। पर्यावरणीय कारक, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंध रखने वाले कारक होते हैं। अब देखिए, ये कई कारक हैं, इनमें हम एक एक करके हमने सबसे पहला जो कारक है ये है तापमान। तापमान अर्थात टेम्परेचर, तापमान। देखिए, ये जो श्वसन की जो क्रिया है, इस क्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। और क्यों? क्योंकि ये जो है श्वसन की क्रिया, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा होती है, और एंजाइम जो होते हैं वो एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करते हैं। अर्थात इस क्रिया की जो दर है ये एक निश्चित रेंज के अंदर होती है। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर ये क्रिया जो है वो होती है। इस तापमान से अगर कम तापमान है, या यूं कह सकते हैं कि अगर तापमान बहुत ही न्यूनतम है तो क्रिया की दर भी बहुत कम हो जाती है, और अगर तापमान ज्यादा है तो क्रिया की दर बढ़ने की बजाय क्रिया की दर घटने लगती है। एक नियम है जिसे हम कह सकते हैं कि वांट हाफ का नियम। उस नियम के अनुसार क्या है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है
तो इस टेम्परेचर के बढ़ने से जो दर है, क्रिया की दर, ये क्रिया की दर 2 गुना हो जाती है, 2 गुना यानी 2 गुना हो जाती है, या 2 से 2.5 गुना तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 2 गुना यानी दोगुनी हो जाती है क्रिया की दर। अगर ये जो तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा है, क्योंकि 30 से 35 में क्रिया की दर थोड़ी सी कम होने लगती है, और अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर तापमान है तो ये क्रिया जो है ये बंद हो जाती है। और ये क्रिया बंद इसलिए हो जाती है कि श्वसन की क्रिया को करने वाले जो एंजाइम हैं ये नष्ट होने लग जाते हैं। और अगर तापमान बहुत ही कम है तो भी क्रिया की दर कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कम ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं और अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, यानी उनकी उपापचय की क्रिया, श्वसन की क्रिया को कम करने के लिए इन्हें कोल्ड स्टोरेजों में रखा जाता है, यानी कम तापमान पर रखा जाता है शीत भंडारों में, जिसे हम कोल्ड स्टोरेजों में कहते हैं, जिससे कि श्वसन की दर जो है वो बहुत ही कम रह जाती है और लंबे समय तक फल और सब्जियां जो है वो सुरक्षित बनी रहती हैं। ठीक है, तो तापमान इस श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, और वो मुख्य रूप से किसकी वजह से है? इनके अंदर उपस्थित क्रिया के लिए एंजाइमों के कारण। दूसरा जो कारक है जो इस क्रिया की दर को प्रभावित करता है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में ग्रहण की जाती है और वायुमंडल में इस ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 21% के करीब होती है, यानी वायु में 21% होती है और इस 21% सांद्रता पर श्वसन की जो क्रिया है वो आसानी से होती रहती है। तो अगर श्वसन की के अंदर ऑक्सीजन की जो दर है, यानी इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सांद्रता अगर बहुत ही कम है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीकरण की दर कम हो जाती है, अर्थात ऑक्सीश्वसन जो है ये नहीं होता है और अनऑक्सीश्वसन होने लग जाता है। तो ये ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति का होना आवश्यक होता है, नहीं तो ऑक्सीश्वसन की दर कम हो जाएगी और अनऑक्सीश्वसन होने लगेगा, अर्थात ऊर्जा का निर्माण भी कम होगा। ठीक है, इसीलिए श्वसन की क्रिया सही रूप से चलती रहे, जीवों को ऑक्सीजन युक्त वातावरण में रहना आवश्यक होता है। तीसरा है जल। देखिए श्वसन क्रिया में जल का भी विशेष महत्व है और ये इसलिए है कि एंजाइम जो होते हैं वो जल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। तो अगर मान लीजिए जल की कमी है तो ऐसी स्थिति में कोशिका द्रव जो है वो ज्यादा क्रियाशील नहीं हो पाएगा, अर्थात एंजाइम भी क्रियाशील नहीं हो पाएंगे, श्वसन की दर जो है वो घट जाएगी। ठीक है, तो जल का एक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक होता है। जैसे सूखे हुए बीज हैं, अब उनके अंदर जल की कमी होती है, अब ऐसी स्थिति में वो श्वसन की जो क्रिया है वो बहुत ही कम कर पाते हैं, अर्थात सूखे हुए बीज जो है वो लंबे समय तक उनके अंदर जीवन जो है वो सुरक्षित बना रहता है, अर्थात उनके अंदर जीव द्रव जो है वो एक प्रकार से निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम बीजों को पानी में डाल करके रख देते हैं तो ये श्वसन की दर जो है वो बढ़ जाती है।
श्वसन की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि बीज घरों में कई दिनों तक रखे रहते हैं, लेकिन भिगो करके थोड़ी दिन रख देते हैं तो वो तुरंत मेटाबॉलिज्म चालू हो जाती है और उनके अंदर एक प्रकार से अंकुरण भी प्रारंभ हो जाता है। चौथा है प्रकाश। देखिए श्वसन की जो क्रिया है उस श्वसन की क्रिया पर प्रकाश का कोई सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन श्वसन की दर इससे प्रभावित होती है। अगर प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी और प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी तो भोजन या एक प्रकार से श्वसन क्रियाधार पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति हो जाएगी, भोजन का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश की अगर उपस्थिति होगी तो रंध्र खुल जाते हैं, पर्णरंध्र खुल जाते हैं, और पर्णरंध्र अगर खुल जाते हैं तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो बढ़ जाता है, और गैसों के आदान प्रदान के बढ़ने से एक प्रकार से श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर प्रकाश की उपस्थिति है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है, और तापमान में वृद्धि हो जाती है तो श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। तो ये प्रकाश जो है इस श्वसन की क्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अर्थात प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन का निर्माण होगा, प्रकाश है तो रंध्र खुलेंगे, गैसों का आदान प्रदान होगा, प्रकाश होगा तो तापमान बढ़ेगा, प्रकाश श्वसन की दर बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कह सकते हैं। देखिए इस श्वसन की जो क्रिया है, इस श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, अर्थात इस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है तो श्वसन की दर में कमी हो जाती है, अर्थात CO2 की सांद्रता के बढ़ने से रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्रों के बंद होने से गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसके अलावा जिससे क्या हो जाएगा, रंध्र जब बंद हो जाएंगे तो श्वसन की दर में भी कमी आ जाती है। और यही कारण है कि फल और सब्जियों को लंबे समय तक हम एक प्रकार से सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता इनके अंदर, यानी फल और सब्जी जो कि जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर उपापचय की दर को कम कर देती हैं, श्वसन की दर कम हो जाती है, तो उसमें ज्यादा समय तक ये अपने उसी रूप में बने रहते हैं, अर्थात उपापचय, अर्थात ये खराब नहीं होते हैं। तो ये ऐसे कारक हैं जो इस क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से या यूं कह सकते हैं प्रभावित करते हैं, और ये वातावरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो तापमान के बढ़ने से, ज्यादा बढ़ने से क्रिया बंद हो जाती है, घटने से एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं तो क्रिया धीमी हो जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता अगर बढ़ती है बहुत ज्यादा तो क्रिया की दर में कोई वृद्धि होती है, लेकिन अगर बहुत ही कम हो जाती है तो क्रिया की दर घट जाती है। जल की अगर पर्याप्त उपस्थिति नहीं होती है तो कोशिकाएं शुष्क अवस्था में आ जाती हैं, जीव द्रव में निष्क्रियता आ जाती है। ऐसी स्थिति में इनके अंदर श्वसन की दर घट जाती है। प्रकाश जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिससे कि प्रकाश की उपस्थिति है तो श्वसन की दर बढ़ जाती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में श्वसन की दर घट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सांद्रता ज्यादा है तो श्वसन की दर भी कम हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये तो हो गए बाह्य कारक। अब दूसरा आता है आंतरिक कारक। देखिए ये आंतरिक कारक जो होते हैं ये पादप से संबंधित होते हैं, इनका वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें लें आंतरिक कारकों में, इन आंतरिक कारकों में सबसे पहला है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। देखिए जीव द्रव ये कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, और अगर जीव द्रव सक्रिय अवस्था में है तो श्वसन की दर अधिक होगी। यही कारण है कि जो विभाजन करने वाली जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं
अर्थात वृद्धिशील जो कोशिकाएं होती हैं, जो कि नई कोशिकाएं होती हैं, तरुण कोशिका होती हैं, इनमें जीव द्रव जो है वो सक्रिय अवस्था में होता है और ज्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसी स्थिति में सक्रिय और ज्यादा मात्रा में होने के कारण श्वसन की दर अधिक होती है, और जबकि जो परिपक्व और पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जीव द्रव जो है उसकी सक्रियता में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में श्वसन की दर भी कम होती है। ठीक है, यही कारण है कि जैसे कोई पादप है या कोई अंकुरित होने वाले बीज हैं और नवोद्भित पादप होता है, तो उनके अंदर श्वसन की दर जो है वो ज्यादा होती है बजाय परिपक्व और पुरानी कोशिकाएं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी कोशिका है जो परिपक्व अवस्था में है, स्थायी कोशिका है, विभाजन नहीं कर रही है, तो उनका जीव द्रव जो है वो क्या है, गाढ़ा हो जाता है, यानी एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो जीव द्रव का सक्रिय अवस्था में होना श्वसन की दर को बढ़ाता है और जीव द्रव का निष्क्रिय होना या एक प्रकार से कम सक्रिय होना श्वसन की दर को घटाता है, और इस बार इसीलिए जो तरुण कोशिका हैं, विभुजक कोशिका हैं, उनकी श्वसन की दर अधिक होती है। दूसरा है श्वसन क्रियाधार। श्वसन क्रियाधार, देखिए श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। ये श्वसन की दर जो है, क्रियाधार है या क्रियाफल नहीं है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो श्वसन क्रियाधार होता है, यानी एक प्रकार से सबस्ट्रेट होता है। जैसे सबसे पहले श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होता है, उसके बाद वसा और प्रोटीन का प्रयोग होता है। तो श्वसन क्रियाधार जितना अधिक होगा, जैसे जैसे कोशिका के अंदर श्वसन क्रियाधार के मान में वृद्धि होती है, श्वसन की दर भी बढ़ती है। यही कारण है कि खाना खाने के बाद में हमारे मेटाबॉलिज्म की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके पीछे क्या होता है, कोशिकाओं में ज्यादा मात्रा में भोजन उपस्थित होता है। तो श्वसन की दर क्रियाधार की सांद्रता या मात्रा के समानुपाती होती है। क्रियाधार का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, श्वसन की दर भी बढ़ती जाती है। तीसरा है रासायनिक पदार्थों का प्रभाव। रासायनिक पदार्थों का प्रभाव, देखिए बहुत सारे रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति से क्रिया की दर प्रभावित हो जाती है। जैसे एथिलीन है, एथिलीन या एसिटिलीन, एथिलीन तथा एसिटिलीन, ये एक प्रकार से साधारण ताप पर श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं, एथिलीन और एसिटिलीन। यही कारण है कि आप देखेंगे कि फलों को, ये जो कच्चे फल होते हैं, इनको अगर हम शीघ्र पकाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको एथिलीन युक्त वातावरण में, जिसे आजकल एथिफॉन के रूप में व्यावसायिक नाम है, उसके वातावरण में इसको रखा जाता है। देखिए इस तरह की बातें हम जो पादप हार्मोन है उसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से एथिलीन तथा एसिटिलीन जैसे रासायनिक जो पदार्थ हैं, ये सामान्य ताप पर कच्चे फलों को पकाने के लिए उनकी श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं। तो ये एक प्रकार से श्वसन की दर को बढ़ाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। इसी तरह से होते हैं ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। ये श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं, अर्थात वृद्धि को बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि पादपों में वृद्धि को अगर प्रेरित करना है तो ऑक्सिन का या जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए
तो उनके अंदर वृद्धि की दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वृद्धि तभी होगी जब उनके अंदर ऊर्जा का उत्पादन होगा, और ऊर्जा का उत्पादन तभी होगा जब उनके अंदर मेटाबॉलिज्म यानी श्वसन की दर बढ़ेगी। तो ये एक प्रकार से पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल या कुछ ऐसे मादक पदार्थ जो होते हैं, ये अगर अल्प मात्रा में भी उपस्थित होते हैं तो श्वसन की दर को ये बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा अल्प मात्रा में है तब तो श्वसन की दर बढ़ जाती है। लेकिन अगर इनकी अधिक मात्रा में अगर उपस्थिति है तो श्वसन की दर बढ़ने की बजाय घट जाती है। तो ये ज्यादा मात्रा में अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो ये एक प्रकार से हानिकारक हो जाते हैं, श्वसन की दर को नुकसान पहुंचाते हैं, इन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं प्रतिजैविक पदार्थ, ये जो पदार्थ हैं ये एंजाइमों से क्रिया कर लेते हैं। अगर इनको हम डालते हैं तो एंजाइमों से क्रिया करके ये एंजाइमों को निष्क्रिय कर देते हैं, और एंजाइमों को निष्क्रिय कर देते हैं तो उससे श्वसन की दर जो है ये बंद हो जाती है। क्रिया जो है वो पहले कम होगी और अंत में क्रिया बंद ही हो जाती है। तो ये एक प्रकार से श्वसन की दर को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि जैसे पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड को अगर कोई व्यक्ति खा लेता है या टेस्ट भी कर लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसके पीछे कारण यही है कि साइनाइड जो होता है श्वसन क्रिया के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं उनको एकदम नष्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में जब श्वसन की क्रिया ही नहीं होगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। इसके अलावा घाव या क्षति, अगर पादप के या जीव के प्राणी के किसी भी भाग में घाव हो जाता है या कोई चोट वोट लग जाती है तो उस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर श्वसन की दर जो है वो बढ़ जाती है। और उसका कारण क्या है कि वहां शकरा यानी ग्लूकोज की मात्रा उन कोशिकाओं में अचानक बढ़ जाती है, तेजी से परिवहन होने लगता है। और ऐसी स्थिति में श्वसन की दर होगी अधिक, और श्वसन की दर जब अधिक होगी तो एक प्रकार से कोशिका विभाजन की दर भी अधिक होगी, और कोशिका विभाजन की दर अधिक होगी तो एक प्रकार से घाव भी शीघ्र भर जाता है। अर्थात क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में श्वसन की दर जो है वो अधिक होती है। तो इस तरह से हमने ये विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं। जीव द्रव का सक्रिय होना श्वसन की दर को बढ़ाता है। जीव द्रव का क्रियाशील होना, श्वसन क्रियाधार की मात्रा का बढ़ना या उसकी जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है श्वसन की दर के समानुपाती होती है, दर भी बढ़ती है। रासायनिक पदार्थों का भी प्रभाव होता है। अगर एथिलीन और एसिटिलीन की मात्रा बढ़ती है तो श्वसन दर बढ़ जाती है। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन से श्वसन की दर बढ़ जाती है। क्लोरोफॉर्म और ईथर और आदि पदार्थों की मात्रा कम मात्रा में होती है तो श्वसन की दर बढ़ती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। इसके अलावा साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रतिजैविक वगैरह ये श्वसन की दर को घटा देते हैं। ठीक है, अब क्षतिग्रस्त या घाव आदि होने पर श्वसन की दर घट जाती है। अब आता है श्वसन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है, ये तो आप जानते हैं, और इस क्रिया के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। अर्थात ये श्वसन की क्रिया जो है एक प्रकार से आवश्यक क्रिया होती है, और सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। और जीवित कोशिका के अंदर ये जो प्रत्येक कोशिका होती है उस प्रत्येक कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन का महत्व, देखिए श्वसन क्रिया का सबसे पहला महत्व तो यही है कि इसमें ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का उत्पादन, क्योंकि श्वसन की क्रिया होती है तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा
ऑक्सीजन में ज्यादा होती है और अनऑक्सीजन में कम प्राप्त होती है। लेकिन जीवों के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं चलती हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा इस श्वसन क्रिया से ही प्राप्त होती है। दूसरा, मध्यवर्ती बनने वाले मध्यवर्ती पदार्थों से उपयोगी जैविक पदार्थों का निर्माण। देखिए, श्वसन की जो क्रिया होती है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं और ये पदार्थ जो है कोशिका के अंदर जो होने वाली जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण की जो जैविक पदार्थ चाहिए, उनके निर्माण का कार्य करते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में O2 व CO2 के संतुलन के लिए, देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, लेकिन इन गैसों का संतुलन जो है उसको बनाए रखने में श्वसन क्रिया का भी विशेष योगदान है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी पर या वायुमंडल में जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबका जो संतुलन है वो बनाए रखने के लिए श्वसन क्रिया जो है वो आवश्यक होती है। ठीक। इसके अलावा इसमें इस क्रिया में अघुलनशील जटिल पदार्थों से घुलनशील सरल पदार्थों का निर्माण। देखिए, ये एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जो कि अघुलनशील होते हैं, जिनको हमारी कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ऐसी स्थिति में इनको ये सरल एक प्रकार से भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी इनको अवघटित कर दिया जाता है इस श्वसन क्रिया के माध्यम से। और हम कह सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा जो संचित भोज्य पदार्थ, भोजनों के अंदर जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा संचित किया जाता है, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का मतलब है उसे एक तरह से जैविक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और है, ये तो है श्वसन का महत्व। अब आता है प्रकाश तीव्रता संतुलन बिंदु। प्रकाश तीव्रता संतुलन बिंदु, कंपनसेशन बिंदु, पॉइंट्स कह सकते हैं। देखिए, बहुत सामान्य बात है कि पादपों में दोनों क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और दूसरी श्वसन की क्रिया होती है। सामान्य रूप से श्वसन की जो क्रिया है ये लगातार चलती रहती है, लेकिन दिन के समय में श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो अधिक तीव्रता के साथ होती है, अर्थात जिससे जितना भोजन श्वसन क्रिया में काम आता है उससे ज्यादा भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है। तो इस प्रकाश संश्लेषण
या यो कह सकते हैं कि एक तरह से प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बन रहा है और श्वसन में जो भोजन नष्ट हो रहा है, तो इसी स्थिति में दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण ज्यादा होता है, श्वसन में इसका अपघटन कम होता है। तो ऐसी स्थिति में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर केवल जितना बना और उतना ही नष्ट हो जाएगा तो वृद्धि और विकास की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो एक समय ऐसा आता है जब दोनों ही क्रियाओं की दर समान हो जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की दर जब एक समान होती है तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण की जाती है उतनी ही श्वसन की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दी जाती है। तो एक ऐसा जो समय होता है वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, प्रकाश तीव्रता संतुलन बिंदु कहलाता है। यानी जब ये ऐसी क्रिया होती है जब वह बिंदु जिस पर दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, एक समान दर से होती हैं, तो इसको कहते हैं कंपनसेशन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर आपका चल रहा था, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। श्वसन वाला चैप्टर नंबर 11 आज हमने पूरा करा दिया है। और मैंने पहले भी कहा है इसमें से एक मेजर प्रश्न आते हैं, 4 नंबर का आता है और उसमें अथवा के रूप में आता है, प्रकाश संश्लेषण के साथ में आता है। ठीक है, तो आज का होमवर्क आप नोट करेंगे। कल से हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडारों में क्यों रखा जाता है? शीत भंडार का मतलब है कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सूखे बीज लंबे समय तक किस कारण जीवित बने रहते हैं? ठीक है, तीसरा प्रश्न श्वसन के दो महत्व लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन्हें CO2 की अधिक सांद्रता में क्यों रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं।
एक बार सुन लीजिए, फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडारों कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखा जाता है? सूखे बीज लंबे समय तक किस कारण से जीवित बने रहते हैं? श्वसन क्रिया या श्वसन के दो महत्व लिखिए। फलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन्हें CO2 की अधिक सांद्रता में क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन उपापचय। ठीक है, आज के लिए इतना।